आज हम एक बार जो अभी यूनियन बजट आया है 2024-25 का, उसके मामले में बात करेंगे। एक से एक दिन पहले जब इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 का आया था, तो वो मैंने डिस्कस किया था। उसमें बहुत सी, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे जो होता है वो सच्चाई पे, फैक्ट पे बेस होता है। उसके मुताबिक जो था, जो उसमें भी कई चीज़ें छुपाई गई थी, जैसे इंडियन गवर्नमेंट ने कितने बॉन्ड 50 साल के फ्लोट किए हैं, किस कूपन रेट पे किए, उस बात को छुपाया गया था। उधार पे सारी दुनिया की सरकार उधार पे चलती हैं, मगर सवाल ये, इंडियन गवर्नमेंट ने तो पिछले 30 साल का रिकॉर्ड पास कर दिया, इतना उधार ले लिया। ये आने वाले ग्रांड चिल्ड्रन जो है, आपके जो पोते ग्रांड सन है, ग्रांड डॉटर हैं, वो पे करेंगे। जो बच्चे पैदा नहीं हुए हैं उनके नाम पे भी कब्जा ले लिया यूनियन सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने। तो अब इसका क्या किया जाए? तो उसमें एक और चीज़ थी इकोनॉमिक सर्वे में, क्योंकि एफडीआई जो है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, वो पिछले 30 साल में सबसे कम जो थे पिछले साल 23-24 में आया। अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए तो इन्वेस्टमेंट चाहिए। इंडियन जो कंपनीज है उससे इन्वेस्टमेंट निकल नहीं रहा, सरप्लस मनी निकल रही, क्योंकि 70-75% कैपेसिटी पर प्रोडक्शन कर रही हैं। तो उस हालत में जो है, कहाँ से सरप्लस मनी हो? जब सरप्लस मनी नहीं है तो इन्वेस्टमेंट कैसे होगा? उसका जब इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तो नए रोजगार पैदा नहीं होंगे, बेरोजगारी बढ़ेगी, दिन पर दिन बढ़ेगी, तेजी से बढ़ेगी, जो कि पिछले 10 साल में हो रहा है। अब अशांति फैल रही है, सोसाइटी में अनरेस्ट फैल रहा है, जो यंग लड़के लड़की है उनको जॉब नहीं मिल रहे हैं, बेरोजगारी जो है चरम सीमा पे है, महंगाई चरम सीमा पे है। तो अब जो है, अब से क्या किया जाए? रोजगार कहाँ से दें? रोजगार जो है सरकार तो दे नहीं सकती। अब इन्होंने कहा ये प्राइवेट सेक्टर जो है इस पे किसी तरह शिकंजा डाला जाए। तो जो CSR फंड है, जो कम्युनिटी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड है, आर्टिकल इसे कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 135 के मुताबिक, 135 के मुताबिक, कि हर कंपनी को अपने प्रॉफिट का 2% जो है CSR फंड में देना पड़ेगा। अब वो तो पिछले साल जो टाइम जो था, वो CSR फंड जो है, जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा NGO है, राष्ट्रीय स्वयं सेवक, उसको जाता रहा। राष्ट्रीय स्वयं सेवक के जो नेता थे वो माला माल हो गए, देसी घी पी के मोटे तगड़े हो गए, उनके शक्ल पे चमक आ गई। जो साइकिल पे चलते थे, थर्ड क्लास की रेल में चढ़ते थे, वो बिजनेस क्लास में जो है हवाई जहाज में चल रहे हैं। RSS के नेताओं का ये हाल हो गया। और उसके बावजूद जो है, तो खैर अब जो जा चुका पैसा वो तो जा चुका, क्या किया जाए? अब वो RSS जो है मोदी को हटाने में लग रहा है। दुश्मनी हो गई कि भाई 2 टर्म रह चुका, RSS की पॉलिसी के मुताबिक कोई आदमी 2 टर्म से ज़्यादा प्राइम मिनिस्टर की या BJP की अध्यक्ष की पोस्ट नहीं होल्ड कर सकता। तो इसको कैसे हटाया जाए? तो इसमें उन्होंने क्या, मोदी ने क्या ट्रिक की कि RSS ने कहा, अच्छा तुम मुझे इससे दुश्मनी बांध रहे हो, भाई कुर्सी छीनने के चक्कर में मैं तुम्हारा CSR फंड बंद कर देता हूँ। उसने कहा कि मोदी ने जो ये कंपनियां हैं, 500 जो लिस्टेड कंपनी है इंडिया की टॉप की, वो अपने यहाँ इंटर्नशिप देंगी लड़के लड़कियों को, जो यूथ है, और 15,000 रुपये देंगे। उसमें से 5,000 जो है ये 55,000 रुपये 3 किस्तों में जो है ये CSR फंड से दिए जाएंगे, और 6,000 रुपये सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। अब ये कौन से कानून में कर रहे हैं? ये भारत हिंदुस्तान में अप्रेंटिसशिप एक्ट था 1941 का, फिर 61 में हुआ, कई दफा रिवाइज हुआ। वो कानूनी मामला था अप्रेंटिस एक्ट। उसके मिनिमम, जैसे मिनिमम फेयर वेजेस होते हैं, उसमें मिनिमम जो अमाउंट देना होता था, मगर क्योंकि ये कंपनी वाले देंगे नहीं, वो जो अमाउंट होता था, जो अप्रेंटिसशिप एक्ट होता था, वो गवर्नमेंट पे करती थी प्राइवेट कंपनियों को। अब मोदी जी खुद तो देना ही चाहता प्राइवेट कंपनी को अमाउंट, और उसने कहा भी इसको इंटर्नशिप में बदल दो, जबकि उसकी कोई लीगल सेंक्शन नहीं है, कोई मायने रखती है इंटर्नशिप एक्ट का। हाँ, अप्रेंटिसशिप एक्ट जो है वो तो कानून है, उसमें है मिनिमम कितना देना है कंपनी को, क्योंकि ऑटो कुछ काम करता है तो कंपनी को बेनिफिट होता है ना, प्रोडक्टिविटी आती है, वो कुछ सीखता भी है। सारी दुनिया में ये अप्रेंटिसशिप एक्ट है, हिंदुस्तान में भी है, मगर इन्होंने एक नया जो है झमेला डाल दिया, ये अप्रेंटिस, उसको पैसा देगा, कितनों को देगा?
अब क्योंकि इलेक्शन में मात खाने के बाद नेहरू इसको मोदी को पता चला कि भाई बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या है, लड़के लड़कियां दुखी हैं, उनके माँ बाप भी दुखी हैं, क्योंकि लड़कों को रोजगार नहीं मिल रहा, तो कोई लड़की के माँ बाप या लड़की बेरोजगार निखट्टू से अपनी शादी नहीं करना चाहती, तो लड़के और लड़की घरों में बड़े होते जा रहे हैं, बड़ी समस्या हो रही है। शादी नहीं हो रही तो बच्चे भी नहीं हो रहे, तो आबादी घट रही है उससे। आज 32 साल के लड़के लड़कियां जो अनएम्प्लॉयड बैठे हुए हैं, बेरोजगार बैठे हुए हैं, इसीलिए उनकी शादी भी नहीं हुई। तो ये यानी कि सोशल जो समस्याएं हैं उसका मोदी के पास कोई समस्या ही नहीं है, समझ नहीं आ रही, वो समझे कैसे? वो तो अपनी बीबी को छोड़ के भाग गया। तो उसको जो सामाजिक ताना बाना होता है उसकी समझ नहीं आ रही है, अब इधर उधर हवा में लट चला रहा है, वो उससे समस्या हल होने वाली नहीं है। ये तो आप कितनी कागज की नाव डाल दो जमुना में, वो ना गंगा में पहुंचेगी संगम पे इलाहाबाद, और ना वो गंगा सागर में पहुंचेगी बंगाल में जहाँ जाके गंगा समुद्र, वो तो यहीं डूब के ख़त्म हो जाएगी कागज की नाव। तो ये सब जो चीज़ें गलत बात है। कुछ अच्छा परमानेंट सोल्यूशन निकालना चाहिए, लॉन्ग टर्म सोल्यूशन निकालना चाहिए। मगर नेता को तो अपनी नाक से आगे दिखाई नहीं देता ना, उसका काम तो इलेक्शन जीतना है, तो इलेक्शन से आगे अगले इलेक्शन की सोचता है, वो लॉन्ग टर्म के नहीं सोचता। अब क्योंकि पूर्ण बहुमत नहीं मिला है, मेजोरिटी नहीं मिली है, तो मिड टर्म इलेक्शन हो जाए, क्या हो जाए क्या नहीं हो जाए कुछ पता नहीं है। तो एक तो बात ये है। अब सवाल ये जो इकोनॉमिक सर्वे में था कि भाई ये जो एफडीआई नहीं आ रही है, तो एफडीआई का साधन क्या है, कहाँ से आए? तो चाइना ने अरब कंट्रीज में, अफ्रीकन कंट्रीज में, कुछ यूरोपियन ईस्टर्न यूरोप की कंट्री बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट्स किए हैं। अब इन्होंने तो चीन से दुश्मनी मान ली। अपोजिशन वाले हल्ला मचा रहे थे कि 4000 किलोमीटर पे चाइना ने कब्जा कर लिया लद्दाख में पिछले 2020 के बाद। अब मचाता, मोदी ने तो कह दिया ना कोई आया ना किसी ने कब्जा किया है। क्यों? वो समझता है मोदी कि भाई चीन से तो पंगा लिया नहीं जा सकता। तो दूसरी जो हिस्टोरिकल फैक्ट है, जो चाइना की यूनान प्रोविंस थी, जो असम था और नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स है, 600 साल तक अहोम किंगडम रही। अब मोदी ने अच्छा उनकी शक्ल थोड़ी, उनको डीएनए भी चाइनीज से मिलते हैं। असम का चीफ मिनिस्टर है, उसकी भी शक्ल चाइनीज से ही मिलती है। आदमी औरतों की सभी चाइनीज से मिलती है शक्ल, हमसे आपसे नहीं मिलती, दिल्ली वालों से, यूपी वालों से, राजस्थान वालों से, या तमिलनाडु वालों से। तो अब उसने कहा भी ऐसा किया जाए, ये पिछली तो बात को छोड़ो, ये अपन वाले हल्ला मचाते रहेंगे कि चाइना को जो है इसको इनवाइट कर लो। तो जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी को उसने जो था आ गई थी यहाँ, वो तो बिना इन्विटेशन के आ गई थी। अब ये मोदी जो है चाइना को इनवाइट कर रहा, भाई यहाँ पे आगे प्रोडक्शन के फैक्ट्रियाँ लगाओ, कारें बनाओ और ट्रक बनाओ, और इनको जो है इंडिया से एक्सपोर्ट करो, जिससे कि यहाँ के आदमी को रोजगार मिल सके। हम तो फेल हो गए। चाइना की तो 110% कैपेसिटी पे चलती है इंडस्ट्री, वो माओ से तो उनके ज़माने से चलती है। वो कहते भाई टेक्नोलॉजी चेंज हो रहेगी, पुरानी मशीन का क्या करना है, क्या जरूरत है इसकी मेंटेनेंस की और रिपेयर की। 24 घंटे चलाओ उसे, 12 महीने चलाओ। नहीं तो जैसे आमतौर से 15 महीने के लिए शटडाउन किया था मशीनरी का, उसके रिपेयर करने सर्विसिंग के लिए। चाइना में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट न था ना आज है। वो कहते हैं नई टेक्नोलॉजी है, पुरानी उसको मशीन को रख के क्या करेंगे। बात भी ठीक है। तो वहाँ का 100% और यहाँ का 75% कैसे कम्पीट करें। और फिर हिंदुस्तान में टैक्सेशन भी बहुत ज़्यादा है, चाइना में टैक्सेशन बहुत कम है, इसलिए वहाँ का माल सस्ता है। तो इसमें मोदी ने कहा कि भाई ऐसा है, ये असम में तो ये चाइनीज मूल के है ही आदमी सब, इसको पूरे हिंदुस्तान में फैला दो। तो जब नाना करते करते प्यार तुम्ही से हो चला, अब मोदी जो था सारे आदमी नाना कर रहे थे चीन से, अब मोदी को तो प्यार हो गया ना चाइना से, तो नाना करते प्यार हो गया मोदी को। और अब जो चीन को बुला रहा है कि भैया मुझे बचाओ, नहीं तो हार जाऊंगा इलेक्शन, फिर मेरा क्या होगा। बुरा हाल है। तो ना तो कागज की नाव चलने वाली है, ना चीन से प्रेम चलने वाला है। चीन ऐसे इंडस्ट्री नहीं लगाता लाके। और पाकिस्तान का हाल देख लो ना, सी पैक जो बना था वो क्या हुआ वहाँ पे।
कौन सा पाकिस्तान का डेवलपमेंट हो गया? उधार से कर्जों से डूबा पड़ा हुआ है। अरे भाई, आपको समस्या का समाधान लोकल ही देखना पड़ेगा, प्यार भी आपको लोकल ही से करना पड़ेगा। वो चीन तो हिमालय का दूर तो बहुत दूर है, और कोई आज भी बिना मतलब के सेल्फ इंटरेस्ट के कोई कहीं जाकर इन्वेस्टमेंट नहीं करता। कुछ चीजें इकोनॉमी की फंडामेंटल्स हैं। तो ठीक है, बुला लो चाइना को भी, भाई लगा लो फैक्ट्रियाँ, कारें बना के यहाँ से भेज दो, एक्सपोर्ट कर दो यूरोप को, अमेरिका का। वो कहता है मैक्सिको में लगा रहा है फैक्ट्री और वहाँ से अमेरिका को एक्सपोर्ट कर रहा है कारें बना के। तो डोनाल्ड ट्रम्प जो कैंडिडेट है वहाँ का, अमेरिका का प्रेसिडेंट बनने वाला है जनवरी में, वो कह रहा है कि मैं इस पर 200% का ड्यूटी लगा दूंगा, कस्टम ड्यूटी, जो मैक्सिको से आ रही है कार अमेरिका में। हाँ, वो गुंडास्तान से पता नहीं कार जब जाएगी तो उस पर क्या करता है क्या नहीं करता, तो कुछ पता नहीं है अभी तो डोनाल्ड ट्रम्प जब प्रेसिडेंट बनेगा तब सोचेंगे। और चाइना जब यहाँ ला के इंडस्ट्री लगाएगा मोदी को खुश करने के लिए, तो देखो क्या होता है। तो ये जो है, ये ना तो कागज की नाव चलने वाली है, ना चीन से प्रेम चलने वाला है। ये लव फेयर बहुत महंगे साबित होंगे। आपको तो प्रेम तो है देसी से, आदमी शान से, आदमी और से करना पड़ेगा। ये मोदी के समझ में नहीं आ रही बात। तो अब एक तो जो है, उसने कहा अपने इलेक्शन स्पीच में भी, उसने कहा कि जब राहुल गांधी कहा था कि ये जो है अडानी अंबानी की सरकार है, तो मोदी ने कहा कि अडानी अंबानी ने टेम्पू भर के कांग्रेस पार्टी को पैसा दिया है। वो दिया होगा, पता नहीं दिया नहीं दिया, किसने गिना है, तो दिया होगा मान लेते हैं। मोदी कह रहा है इसके पास इंटेलिजेंस एजेंसी है, इसको पता चल गया होगा कि अडानी अंबानी ने वो टेम्पू भर के दिए, मोदी को तो ट्रक भर के दिए थे, और इसको टेम्पू दे दिए होंगे भर के, भाई छोटा आदमी है। तो चलो कोई बात नहीं, उसकी भी, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। इलेक्शन में तो सारे इंडस्ट्री से पैसा देते ही है ना पॉलिटिकल पार्टी को, उसने भी दे दिया होगा, मान लेते हैं मोदी की बात सच बोल रहा है। अच्छा, अब सवाल ये है, इसका मतलब ये हुआ कि 240 सीटें मिली हैं 400 पार की जगह, तो दुश्मनी तो होगी इंडस्ट्रीज से। अब मोदी ने सोचा इसको कैसे ठिकाने लगाया जाए। एक तो आरएसएस के टांग खींचने में लग रहा है, मोदी को प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट से हटा के किसी दूसरे को लाना चाहता है। दूसरा, ये इंडस्ट्रीज ने कांग्रेस पार्टी को, दूसरी पार्टियों को पैसा दे दिया, ये तो दोनों दुश्मन बन गया मोदी के। अब दुश्मनी निभाने के लिए मोदी ने कहा भी ये CSR फंड जो है, इससे जो है जो अप्रेंटिस लगेंगे उसको पैसा दिया जाएगा। भाई बेरोजगार को तो पैसे से मतलब है, कहाँ से दोगे उसको, उसकी बला से, उसको क्या लेना देना। तो उसको तो पैसा चाहिए रोजगार के लिए, पैसा मिल जाएगा तो शादी भी हो जाएगी, उसकी शादी हो जाएगी तो बच्चे भी पैदा हो जाएंगे, हिंदू भी पैदा हो जाएंगे। तो ये जो है मोदी ने सोल्यूशन जो सोचा है, तो एक तीर से दो निशाने। एक तो इन इंडस्ट्रीज ने जो अपोजिशन पार्टी वालों को पैसा दिया, तो CSR फंड जो है इससे इनको दिलवा दो, इंटर्नशिप में जो है लड़के लड़कियां ज्वाइन करेंगे। उस जगह दूसरी चीज़ RSS को दिया था CSR फंड का पैसा, उससे निकाल के ये इंडस्ट्री जो है उसको CSR का फंड जो है इंटर्नशिप को दे दें। वो भी 10% ही देना है ना, 100% देना नहीं है, उसमें कोई घपलेबाजी होगी। अप्रेंटिसशिप एक्ट में तो नहीं थी, मुमकिन नहीं थी, मैं इंटर्नशिप में खूब घपलेबाजी होगी। चलो, तो यानी कि उसने, मोदी ने मोहन भागवत से, RSS से दुश्मनी निभाने के लिए CSR फंड को जो है उसका एक और मुहाना दे दिया, तुम भैया वहाँ जाके बीचअप हो जाओ। और इधर इंडस्ट्रीज को कि तुमने अप्रेंटिस वालों को पैसा दिया है, उनको ठिकाने के लिए वो कहा भैया तुम्हारे सर पे डाल देते हैं अप्रेंटिस, इनको रोजगार दो। मगर क्या ये सब चीज़ें तो होने वाला है कुछ? अरे भाई, तुमने 80 करोड़ आदमियों को 5 किलो अनाज जो है, गेहूँ चावल मुफ्त दिए, किसी को गेहूँ दिया, किसी को चावल दिया, उन्होंने तो तुमको वोट नहीं दिया। 80 करोड़ का मतलब कि 60% ऑफ द पॉपुलेशन। अगर जो बीजेपी को, मोदी की 5 गारंटियाँ सुन के आदमी के खान थक गए, उसमें 60% आदमियों ने मोदी की गारंटी पे विश्वास कर वोट दिया होता, तो 100% 400 पार हो जाता।
लोकसभा में, और 400 पार नहीं हुआ। इसका मोदी की गारंटियों पे किसी को विश्वास ही नहीं हुआ। अगर बीजेपी गारंटी देती तो शायद कुछ लोग विश्वास कर लेते, तो मोदी की गारंटी पे किसी को विश्वास नहीं हुआ। तो जो 60% लाभार्थी थे जिनको अनाज मिला मुफ्त, वो सब गरीब आदमी थे, और 20 करोड़ आदमी ऐसे थे जिनको मिला ही कुछ नहीं, वो भी गरीबी थे। तो उन्होंने जो है ये 100 करोड़ हो गए, यहीं की तरफ 100 करोड़ 140 करोड़ की आबादी में 100 करोड़ आदमी, क्या कुछ ने तो वोट दे दिया कि चलो यह बहुत पुराना सेवक है, सेवक है, प्रचारक है आरएसएस का, दे दो। अपनी बीवी को भी छोड़ के भाग गया, देश की सेवा करनी है, दे देते हैं। कुछ आदमी दे दिया तो 240 सीटें मिल गई, मगर वो तो हो गया, मगर आरएसएस से कैसे निपटा जाए? क्योंकि जो 240 में से 57 MP हैं वो कांग्रेस और एलाइट बैकग्राउंड के हैं। कुछ दूसरी पार्टियों से आए हुए हैं, उनको दिया है टिकट, वो जीत का है। तो 240 में से आरएसएस बैकग्राउंड के तो 100 आदमी भी नहीं है। तो क्या उनके दम पे मोदी प्राइम मिनिस्टर रह सकता है, जबकि आरएसएस ने ठान लिया है किसको हटाना है? इसको 75 साल का हो जाए इस बहाने हटाना है। दूसरा मुद्दा है कि 2 दफा यहाँ पे बीजेपी का अध्यक्ष भी बनता है, शुरू से ये जनसंघ के जमाने से कि 2 दफा 3 नहीं बन सकता, ये तीसरी दफा बन गया। तो इसे दुश्मनी तो अपना भी मोड़ ले ली, क्या जरूरत थी इसको प्रधानमंत्री की? और बीजेपी को काबिल आदमी नहीं है, बहुत सारे काबिल आदमी हैं। नितिन गडकरी है, एक मध्य प्रदेश का चीफ मिनिस्टर होता था, है वो बहुत साल रहा, उसको बना देते। तो मगर उसको तो सत्ता की कुर्सी की चाह पड़ी हुई है, त्यागी नहीं है, ठग है ठग। तो अब खैर ठगों में तो कंपटीशन होता रहता है, चलता रहता है। अब देखो क्या होता है अगले 1.5-2 साल में। अब सारे बजट में जो नाम आया स्टेट के, 29 स्टेट और यूनियन टेरिटरी में, और बिहार और उसका क्या नाम, आंध्र प्रदेश का ही नाम आया। क्या भाई अब हिंदुस्तान जो है 2 स्टेट का हो गया है, बाकी सब स्टेटों में आग लग गई है। वो साफ सुन गया बाकी स्टेट वालों को, चीफ मिनिस्टर को, वहाँ की स्टेट की जनता को कुछ नहीं चाहिए। चलो भाई चलो मान देते हैं। और बिहार को आंध्र प्रदेश का दिया क्या? एक्सप्रेस वे। वो एक्सप्रेस वे पे जो हाई एंड की कारें चलती हैं वो चलती हैं 100-120 किलोमीटर की स्पीड पे। उसके दोनों साइड में कोई एंट्री एग्जिस्ट नहीं होती है, इसलिए एक्सप्रेस वे के अलॉन्ग से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं होता है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होता है हाईवे के अलॉन्ग, जिसको रिवन, जब मैं 68-70 में टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के लिए स्टडी कर रहा था, एग्जाम मैंने पास किया था 70 में, सिविल इंजीनियरिंग का कोर्स करने के बाद जो था, तो उसमें रिवन डेवलपमेंट कहलाता था वो, या हाईवे का रिवन डेवलपमेंट। आज उसको दूसरा नाम दे दिया। अभी वहाँ से 50 किलोमीटर 20 किलोमीटर एक उसमें ऑफटेक किया 1 करोड़ ने, वहाँ पे इंडस्ट्रियल क्लस्टर बना दिया। बहुत जगह पे बने हुए क्लस्टर, इंडस्ट्रियल क्लस्टर। तो वो हाईवे के अलग होते हैं, एक्सप्रेस वे के अलग नहीं होते हैं। ये बेवकूफ़ी की बात है। तो इनको जो है उसने बिहार को और आंध्र प्रदेश को झुंझुना बना दिया। हाँ, अलबत्ता जो कैपिटल है, जो नई कैपिटल अमरावती बन रही है आंध्र प्रदेश में, अमरावती, उसमें 15,000 करोड़ का दिया है 5 साल में। तो इन्हें 5 या 3,000 करोड़ रुपए हर साल इंटरवेंशन होगा, उसका दिया जाएगा। ये तो अच्छी बात है। क्यों कि 3,000 जो एक जो है थंब रूल है टाउन डेवलपमेंट का, सिटी डेवलपमेंट का, अर्बन प्लानिंग का, कि अगर जो आप 60 स्क्वायर फीट ऑफिस स्पेस या इंडस्ट्रियल स्पेस डेवलप करते हैं तो आपको 600 स्क्वायर फीट जो है रेजिडेंशियल स्पेस बनानी पड़ेगी मकानों के लिए और राइट्स के लिए, जो उसके एम्प्लॉइज हो गए, तो 660 फीट हो गई। और तकरीबन 100 स्क्वायर फीट जो है वो कमर्शियल और सोशल उसके लिए बनाए, तो 700 स्क्वायर फीट, 760 स्क्वायर फीट, 800 स्क्वायर फीट का डेवलपमेंट होता है। और जब ये 3,000 करोड़ रुपए हर साल अमरावती में जाएगा तो इसका 9 टाइम्स 10 टाइम्स से FDI आ जाएगा।
जैसे इसने नायडू ने जो ये हैदराबाद का किया था, वो पूना से और बंगलौर से आईटी इंडस्ट्री सब खींच लाया और हैदराबाद को डेवलप कर दिया। ऐसे ही वो अमरावती को कर देगा। 3,000 करोड़ का तो एक है, वो तो जस्ट सीड मनी हुई। 1,500 करोड़ अपने स्टेट का भी डाल देगा, तो कम से कम 9,000 10,000 करोड़ साल का जो है वो एफडीआई आ जाएगा अमरावती में। अब वो 5 साल के अंदर फुल्ली डेवलप न्यू टाउनशिप हो जाएगी, सिटी बन जाएगी। तो ये तो चीज़ है, मगर इसको मोदी को ये समझ में नहीं आ रही बात कि भाई जो है जवाहरलाल नेहरू के टाइम में जैसे भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड बना, भिलाई स्टील प्लांट बना, हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन रांची में बना, तो वहाँ जो इंडस्ट्रियल हुए थे वहाँ पे हम जो बना, उसके साथ साथ रेजिडेंशियल कॉलोनियाँ भी बनाई गई। दिस ऑल ग्रीन फील्ड टाउनशिप अब आज सिटी में डेवलप हुआ है। जब राउरकेला स्टील प्लांट बना पहली दफ़े, जो वेस्ट जर्मनी ने सेकेंड हैंड स्टील प्लांट दे दिया, वो बैसिमर एनली टेक्नोलॉजी जो आई थी नई, उसको स्टील को पिघलाने की, तो उसमें पहली दफ़ा जो होते एशिया में नया प्लांट था, ये राउरकेला वाला था। मगर जर्मनी ने नई टेक्नोलॉजी आ रही तो सेकेंड हैंड प्लांट इनको दे दिया इंडिया को, मगर राउरकेला स्टील प्लांट बना और उसमें पहली दफ़ा इंडस्ट्रियल ये स्टेनलेस स्टील बनाई गया, तो रेल की पटरियाँ बनाने के लिए था, ये स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए था राउरकेला। और भाई एशिया का सबसे बड़ा जो ये स्टील मेकिंग प्लांट था वो बोकारो का बना इंदिरा गांधी के ज़माने में। वहाँ सब जगह जो थे रेजिडेंशियल टाउनशिप बनी, और जो टाटा का जो है जैसे जमशेदपुर में वो टाउनशिप बनी वहाँ, तो ये टाउनशिप बनती हैं। तो इसने जो था ग्रीनफील्ड टाउनशिप होते कि इंडस्ट्री तो बाहर लगाई जाती है ना शहरों से, तो इसके दिमाग में ये नहीं आई बात कि मैं कुछ इस किस्म का काम करूँ कि कोई कार की असेंबली की फैक्ट्री है, उसके साथ में टाउनशिप भी बन जाए। मैंने 8 सीमेंट कॉरपोरेशन के सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का वो वैल्यूएशन किया, जो मुझे टेंडर डालना था, मुझे मिला था 2006 में। 3 दफ़ा वैल्यूएशन किया कि किस पे बिक सके टाउन ये सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट जो है वो नहीं बिक सके, क्योंकि उसकी वजह ये थी कोई भी आदमी फंसेगा उसको तो बिजनेस करना सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग का, उसके साथ जो एसोसिएटेड रेजिडेंशियल टाउनशिप है, स्कूल है, डिस्पेंसरी है, स्कूल है, उसको इंडस्ट्रियल सीमेंट मैन्युफैक्चर को उनमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो उसको नहीं खरीदना चाहता है। और गवर्नमेंट जो है लमसम जो एक बंच में बेचना चाहती है, तो 8 सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है बंद पड़े हैं, पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो मैं तो 3 दफ़ा उनका वैल्यूएशन किया था, मुझे फीस मिल गई अपना सीमेंट कॉर्पोरेशन इंडिया से, और मेरा काम खत्म हो गया। देख के आया था तो कैसे सीमेंट पढ़ा तो था इंजीनियरिंग में भी सीमेंट कैसे मैन्युफैक्चरिंग होता है, मैं एक्चुअल जो था प्लांट और मशीनरी उसकी मैंने उस वैल्यूएशन के दौरान ही देखी। तो ये जो चीज़ें हो रही हैं, इसके लिए जो है मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या कर रहा है मोदी जो है। अब स्टेट के भी बजट्स आएंगे, ये यूनियन बजट तो पेश हो गया, वो हर स्टेट का अपना बजट आएगा, यूनियन टेरिटरी का अपना बजट आएगा, दिल्ली का भी अपना, उसमें क्या होता है देखते हैं क्या करते हैं, वो मोदी वाली लाइन पे चलते हैं। अब इसमें जो आया एक नई चीज़ जो है बजट में कि ये बॉन्ड इशू करेंगे 7% यील्ड पर, बहुत हाई रेट है बॉन्ड के लिए, लॉन्ग टर्म बॉन्ड होते हैं, और 14 लाख करोड़ रुपया इकट्ठा करेंगे, यानी कि लोन लेंगे। अब वो 14 लाख में वापस कैसे दोगे? पिछला तो तुमने 50 साल के बॉन्ड लिए थे, 50 साल के, क्या ये भी 14 लाख के बॉन्ड है 50 साल के लोग हैं? वो जो है जो बच्चे भी पैदा नहीं हुए उनको वो बोझा लाद रहे हो। तो अब लाद रहे हैं तो लाद रहे हैं, बच्चा जो पैदा नहीं हुआ वो ना तो उसका वोट है, उसकी किसी को चिंता ही नहीं है कि जो भाई बच्चा पैदा नहीं हुआ उसको तुम कैसा लोन बोझा डाल रहे हो, वो उसका वोट ही नहीं है, वो वोट ही नहीं है, जिंदा पैदा भी होगा उसका 18 साल का होगा तब वोटर बनेगा, तब सोचेगा, तब वो हिंदू मुसलमान के नाम पे वोट देगा, डेवलपमेंट के नाम पे वोट नहीं देता। तो एक चीज़ है। पर अब जो है एक इन्होंने जो किया है, ये जो बिल्डिंग हम जमीन जायदाद होती थी बेचते थे, तो वो जो होता उसका इंडेक्सिंग होता था, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स।
तो वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट 1981 से पब्लिश कर रहा है, लगातार कर रहा है, हर साल करता है। तो उसके हिसाब से हम जो उसने परचेज किया उसको कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स से करके और उसकी अप टू डेट वैल्यू निकाल के, अगर जो उससे ज़्यादा है तो जो रेजिडुअल बैलेंस अमाउंट होगा जिससे जितना ज़्यादा है उस पर वो कैपिटल गेन टैक्स पे करेगा, और जो कम है तो उसको कोई टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। अब इन्होंने जो है 2023 के बजट में, यानी 23 जुलाई 2024 से लागू हो गया हो कि जो आदमी 2001 के बाद प्रॉपर्टी, यानी 1 अप्रैल 2001 के बाद जिसने प्रॉपर्टी परचेज की है उसका इंडेक्सिंग नहीं होगा और उस पर 20% या 12.5% टैक्स देना होगा। मगर क्योंकि ये जो है 23 जुलाई 2024 को बजट पेश हुआ है तो टैक्सेबल जो उसके मामला होगा वो 2023 से ही होगा, 2001 से नहीं होगा। तो अब ये कि अच्छा, अब जिसने उससे 31 मार्च 2001 तक प्रॉपर्टी परचेज कर ली उसको तो टैक्सिंग का बेनिफिट मिलेगा, कैपिटल गेन टैक्स उसके हिसाब से असेसमेंट होगा, पे करना है नहीं करना है। तो मैं तो अपना धंधेबाजी के हिसाब से सोच रहा हूँ, क्योंकि अब जब मैं 70 का हो गया है तो मुझे बैंकों से तो रोड के केस मिलने बंद हो गए। तो अब जो है मेरे पास कैपिटल गेन के केस आते हैं ना, अब मैं जो है 80 के नज़दीक पहुँच गया तो सिर्फ वही आने केस। अब कैसे उनको कैपिटल गेन से बचाया जाए? अब प्रॉपर 23 अप्रैल 23 जुलाई 2024 के बाद बेचेंगे प्रॉपर्टी। तो इस मामले का मैं डिटेल में देखूंगा कैसे उनको कैपिटल गेन से बचाया जाए। एक चीज़ है, अच्छा अब एक और मज़ेदार चीज़ है, इस साल के बजट में हेल्थ और एजुकेशन दोनों का बजट प्रोविजन कम कर दिया गया। अभी ये पे तो नंबर 1 चीज़ होनी चाहिए हेल्थ और एजुकेशन। मेरी हेल्थ नहीं ठीक होगी तो मैं क्या करूँगा? कुछ नहीं करूँगा, पलक पे पड़ा रहूँगा, दवाइयाँ खाता रहूँगा। अच्छा अब ये एजुकेशन ऐसी, गधे में इंसान में फ़र्क क्या है? भाई गधा स्कूल नहीं जाता, इंसान का बच्चा स्कूल जाता है, गधे का बच्चा स्कूल नहीं जाता है। ये एजुकेशन है, दिस मेक्स द डिफरेंस बिटवीन एनिमल एंड ह्यूमन। आपने उसका बजट कम कर दिया, अरे इनके तो बजट बढ़ाने चाहिए। तो ये भी सब गलत हो रहा है। क्यों? बजट इसने कम कर दिया, वो सब प्रायोरिटाइज कर रहे हैं एजुकेशन को, हेल्थ को, कि भाई कॉर्पोरेट जो है वही देखें हेल्थ, वही देखें ये एजुकेशन। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज बन रही हैं, ठगबाजी चल रही है। तो इसका इन्होंने बजट कम कर दिया एजुकेशन का। और ये मैंने CSR फंड का तो ड्रामा बता ही दिया आपको इसमें बजट में। तो अब क्या रह गया इसके बाद? हाँ, अब जब वैल्यूएशन वाली बात कर रहा हूँ तो बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट 88 का जो है, जिसमें 2016 में अमेंडमेंट हुआ था और उसको नोटिफिकेशन उसका इशू हुआ था, उससे पहले नहीं हुआ था। और ये ब्लैक मनी एक्ट 2016, तो इन्होंने कहा भाई ये जो है ये बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट जिसके नाम पे है वो तो गरीब आदमी है सब, उसके जो बेनिफिशियरी ऑनर्स हैं बड़े रिच आदमी हैं। तो कहा भाई जिसके नाम पे प्रॉपर्टी है वो बता दे भाई उसको कौन इसका बेनिफिशियरी है एक्चुअल जो है बेनामी प्रॉपर्टी के। अब भाई कौन आदमी है, एक छोटा बेचारा गरीब आदमी है, उसको अपने हत्या करानी है, मर्डर कराना है, बेरोजगार बनना है उसे, और थोड़ा बहुत पैसा मिल रहा है उसके नाम पे ले ली प्रॉपर्टी, उसको क्या फर्क पड़ता है? किसी के नाम वो बैल के नाम पे लेता, कुत्ते के नाम पे ले लेता प्रॉपर्टी। अब क्योंकि वो जमाने बीत गए जब जमींदारी एबॉलिशन हुआ था 1956 में, तो उस टाइम तो कुत्ते पे ली गया, बैल के नाम पे ली गई थी। अब आदमियों के नाम पे लेनी पड़ती है प्रॉपर्टी। तो जाकर सब रजिस्टर ऑफिस में दस्तखत करता है ना, उनका फोटो भी लगता है। तो जो बेनामी प्रॉपर्टी है कि वो डिस्क्लोज करें, सरकार को सर्च ऑपरेशन नहीं करना है, उसको तो पका पाए स्पून फीडिंग चाहिए कि भाई इसके मुंह में, मोदी के मुंह में गर्मा गर्म हलवा दे दो, मीठा मीठा केसर डाल के, बादाम पिस्ते काजू डाल के, इलायची दाना डाल के, छोटी वाली इलायची, हलवा भगा के इसको खिला दो। अरे भाई तुम अपने आप को नहीं सर्च करते, इतनी बड़ी मशीनरी लगी हुई है,
हर स्टेट में राज करते हैं इनकम टैक्स इन्वेस्टिगेशन इंटेलिजेंस के ऑफिस खुले हुए हैं। क्यों नहीं करते इन्वेस्टिगेट? नहीं करेंगे क्योंकि सारी बेनामी प्रॉपर्टी नेताओं के पास है, वो कुछ नहीं होने वाला उसमें। जो ये ब्लैक मनी एक्ट 2016 का, अरे पहले अनिल अंबानी उसकी बीबी को तो पकड़ लो, जिनके पास 850 करोड़ की जो है उन्होंने बेनामी प्रॉपर्टी है, उसमें ब्लैक मनी प्रॉपर्टी है जो डिस्क्लोज नहीं की। इनकम टैक्स वालों ने बुलाया भी, केस भी पकड़ लिया, अब तक गिरफ्तार नहीं किया मेरी बीबी को, दोनों, अनिल अंबानी को उसकी बीबी को, हीरोइन को। तो ये सब लफाजी बाजी है। खैर ये तो लफाजी बाजी का भप्पू है, भप्पू बाजी है। ये बजट जो है कुछ नहीं होता है। हाँ, जो ये क्या नाम है इकोनॉमिक सर्वे की जो द्वारा तय की, वो तो क्योंकि उस पर रिवाइज एस्टिमेट पे बेस होती है ना। ये तो बजट एस्टिमेट है, ओवरऑल बजट एस्टिमेट है, उसके बाद कितनी दफा रिवाइज होंगे, फिर सप्लीमेंट्री बजट्स आएंगे। तो अभी तो ये 4.25 महीने तो निकल गए फाइनेंशियल ईयर के 24-25 के, अब 7.25 महीने बचे हैं। ये सब 8 महीने का बजट है ना बापू, उसमें क्या होता है क्या नहीं होता, कौन सी जगह रहती है कौन सी जाती है, कुछ पता ही नहीं है। तो खैर ये देखा जाएगा। मेरे हिसाब से तो जो है ये चीन को खुश करने के लिए कि भैया तुम आ जाओ, मेरी जान छुड़ाओ, यहाँ इंडस्ट्री लगाओ और रोजगार तो पैदा करो, तुम्हारी जो मर्जी करो। और चाइना कहेगा भी हमारी तो 600 साल से अहोम किंगडम का राज था, जो यूनान से गए थे असम में, तो सारी हम तब तो पूरे इंडिया में जो है किंगडम अपने द्वारा एक्सपेंड कर सकते हैं, इसमें कौन सी दिक्कत की बात है। हमारे पास पैसा भी है, वोट भी है, और इनके पास तो अग्निवीर रह गए ना। वो बेचारा अपनी क्यों गर्मा गर्म गोली खाएगा, 4 साल के अंदर जिसको पेंशन भी नहीं मिलती, ग्रेचुटी भी नहीं मिलनी, उसके 20 बच्चों को पेंशन भी नहीं मिलती मरने के बाद, वो क्यों खाएगा गर्मा गर्म गोली? बिल्कुल नहीं खाएगा। तो यानी कि प्रैक्टिकली आर्म फोर्स का डिस्ट्रक्शन हो चुका है अग्निवीर से। हाँ, चाइना को तो सारे में दुनिया में फैला है। अब चाइना रियाद गए थे, सारे अरब कंट्री के टर्की तक का प्रेसिडेंट उससे मिलने आया हुआ। वो जो वहाँ का सुल्तान था, ये सलमान जो है, उसने बुलाया था उसको। अफ्रीका में बहुत एक्सपेंशन रहा, बहुत इन्वेस्टमेंट कर रहा है, हिंदुस्तान में भी कर देगा, बांग्लादेश में कर रहा है, पाकिस्तान में कर रहा है, यहाँ भी कर देगा। तो क्या मगर ये प्यार तो करने, मोहब्बत तो कर ले चीन। नाना करता रहा, ना नुकुर करता रहा इंडिया को दिखाने के लिए मैं कोई प्यार नहीं कर रहा हूँ इनसे, चीज़ है। मगर एक्चुअली डिफैक्टो ड्यूर जो इकोनॉमिक सर्वे है 2023-24 का, वही बताता है कि इंडियन गवर्नमेंट की पॉलिसी है। बजट पे तो नहीं छो किया, इन्होंने छुपाया इस चीज़ को, और छुपाना भी पड़ेगा। मैं उसमें तो खुलेआम लिखा हुआ है कि चीन से हम कह रहे हैं कि भाई तुम अपनी आगे इंडस्ट्री लगाओ, मैन्युफैक्चरिंग, और यहाँ से जो कंट्री चीन से माल नहीं इम्पोर्ट करना चाहते वो इंडिया से इम्पोर्ट करता है। यहाँ के आदमी को रोजगार मिल जाएगा, लड़के लड़कियों को। मगर चाइना में जो है सब रोबोटिक्स है, बहुत जो है टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है। आज जो है हिंदुस्तान में 3 इंजन लगे हुए हैं, जहाँ पहले कार के असेंबली में 100 इंजीनियर होते थे। चाइना और जापान में तो उससे भी बहुत आगे जा चुका है। अब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक और सौतन आ गई है। एक तो रोबोट थी सौतन, उसकी एक और आ गई सौतन। क्या किया जाए? तो मुझे लगता है ये बड़े सब बेकार के ढकोसलेबाजी है। एक कागज की नाव भी है, ये चलने वाली नहीं है, डूब गई। ये तो जिस दिन पानी में डाली थी जमुना में, उसी दिन डूब गई। चीन से मोहब्बत कर लो, हाथ कुछ आना नहीं है, कर लो। किसने मना किया है मोहब्बत करने को? कर लो भाई, प्यार कर लो, चीन को प्यार कर लो। बड़े प्यारे आदमी है, अच्छे आदमी है। और आसाम में जो 600 साल का उसको एक्सपेंड करके तमिलनाडु को गुजरात तक भी पहुँचा दो, बंगाल तक पहुँचा दो। बांग्लादेश की इकोनॉमी तो डेवलप हो रही है, चाइना की और पाकिस्तान की इकोनॉमी उसी बेस्ड है, उसके बावजूद बदहाल है। बेरोजगारी के चक्कर में अभी 130 आदमी मर गए बांग्लादेश में। पाकिस्तान में तो ऐसे जलते नहीं हो रहे हैं बल्बे, फौज को बुलाना पड़ा बांग्लादेश में। रोजगार को पैदा करने के लिए अच्छी और नीयत चाहिए, और इंटेलिजेंस चाहिए, और सबका साथ और सबका विकास सोचना पड़ेगा। अब वो कह रहे हैं बंगाल का जो अब बीजेपी का नेता है कि भाई सबका साथ सबका विकास ही चलेगा, जो हमारे साथ हम उसके साथ।
अब मोदी के साथ बहुत थोड़े से आदमी रह गए, RSS वाले बगावत कर रहे हैं, जिनका ये पिल्ला है, उन्होंने इसको प्रचारक बनाया, इसको प्रधानमंत्री बनाया। अब ये RSS बगावत कर रहा है। CSR फंड है, इंडस्ट्री को कहा कि तुम ये इंटर्नशिप में दे दो। ये नहीं चलने वाला, कुछ नहीं चलने वाला। ये भौपूरिया फट जाएगा, इसका डायफ्राम फट जाएगा, आवाज़ आनी बंद हो जाएगी। अच्छा भाई, जय हिंद, नमस्कार, धन्यवाद।